नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन में हार्दिक स्वागत। आप सबके बीच में सुभाष बम्बू। हम बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल की। अपना टॉपिक चल रहा था पीरियोडिक टेबल। देखो, पीरियोडिक टेबल में जो अपने सिलेबस में है वो है एक तो आवर्त सारणी। आवर्त सारणी अपने सिलेबस में वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी भी अपने सिलेबस में, मेंडलीव वाली भी हमने कर ली। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये भी अपने सिलेबस में है और ये अपने हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद में था अपने सिलेबस में आईयूपीएससी नोमेनकल्चर। क्या है भाई? आईयूपीएससी नोमेनकल्चर 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वालों के लिए। 100 से अधिक यदि कोई परमाणु क्रमांक रखता है कोई एटम, तो उनका नोमेनकल्चर कैसे होगा वो भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद अपने सिलेबस में है 4 पॉइंट और। कौन कौन से पॉइंट है इसके बाद? एक है अपने सिलेबस में आयनिक रेडियई। आयनिक रेडियई तो ये भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद एक है आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये तीन और बचे हैं। इसके अलावा एक है वैलेंसी। यानी ये 4 टॉपिक बचे हैं। तो आज अपने इस वाले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन दोनों को कंप्लीट करें। फिर अगले वाला जो लेक्चर बचेगा उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और वैलेंसी के बारे में बात करेंगे। तो हमारी बातें हो चुकी थी आयनिक रेडियई तक। छोटा सा सिलेबस है, कोशिश करेंगे एक या दो लेक्चर में इसको कंप्लीट करें। आपके समझ में भी आना चाहिए, ऐसे भी नहीं है कि सिर्फ कंप्लीट ही कर रहे हैं, आपके समझ में आना बहुत जरूरी है। देखो, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ रीडिंग करते हैं पिछले वाले लेक्चर की। आयनिक रेडियई की यहां से बात स्टार्ट की थी। देखो, रेडियई अपने सिलेबस में है तो यहां से अपने टॉपिक स्टार्ट किया। आयनिक रेडियई कैसे होते हैं, किससे डिसाइड करते हैं? तो जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितनी दूरी पे है उसको हम बोलते हैं आयनिक त्रिज्या। ठीक है, उसको बोलते हैं परमाणु की त्रिज्या। अब चूंकि हमें पता है परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर के साइज का होता है। यानी बहुत छोटा आकार है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का पता कराना बहुत मुश्किल होता है। भाई, आप बहुत छोटे हो, उसके ऊपर आप एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे हो, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करते हैं, दो एटम लेते हैं, इन दोनों एटम के नाभिक की दूरी निकाल लेंगे। दोनों एटम के बीच नाभिक की दूरी निकालेंगे। उसको यदि हम हाफ से डिवाइड कर दें, यानी 2 से डिवाइड कर दें उसके, तो वो क्या हो गया? हमें प्रत्येक एटम की त्रिज्या आ जाएगी। कैसे सर? देखो, ये रहा, ये दो एटम है, इस दो एटम के नाभिक ये रहा, इन दोनों नाभिक के बीच की दूरी ये डी ए मान लेते हैं। इसका आधा कर दो, आप इसका आधा करोगे तो ये आ जाएगा, ये और ये आ जाएगा। ये दोनों समान रहेगी, आर ए और आर ए ये समान रहेगी। मेरे हिसाब से आप समझ चुके हो। तो इस प्रकार से ये जो कंसेप्ट बनता है वो 3 भागों में हम त्रिज्या को तोड़ते हैं: सहसंयोजक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और वंडरवाल त्रिज्या। जो सहसंयोजक त्रिज्या उसी को आप आगे आयनिक त्रिज्या बोलेंगे। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है भाई? सहसंयोजक के बीच में हमें पता है बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। तो इसकी वजह से देखो, इस बॉन्ड बनने की वजह से ये एक दूसरे से क्या करते हैं? अति व्यापन करते हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे अति व्यापन। क्या करते हैं? अति व्यापन कर सकते हैं। इनके बीच की दूरी, सहसंयोजक त्रिज्या के बीच की दूरी यानी दो नाभिक के बीच की दूरी कैसे निकालोगे आप? तो आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी से। धात्विक त्रिज्या में क्या होता है? ओवरलैपिंग नहीं होती है, एक दूसरे से टकराते हैं। एक दूसरे से टकराएंगे तो यहाँ पे आर ए एग्जैक्ट किसके बराबर हो जाएगा? डी ए बटा 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार वांडरवाल त्रिज्या होती है वो बड़ी होती है साइज में, तो इसके एटम दूर दूर होते हैं, तो इनके एटम दूर दूर होंगे। तो यहाँ पे जो आर ए है, ऑब्वियस सी बात है, डी ए बटा 2 ज्यादा है, तो आर ए किससे बड़ा होगा? छोटा हो जाएगा डी ए बटा 2 से। एग्जैक्ट यदि आर ए निकालेंगे, लेकिन हमें पता है इनका आप हाफ करना है और डायरेक्ट निकालना है, तो इससे सबसे ज्यादा क्या होगा? आर ए ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें दो एटम के बीच की दूरी ज्यादा है। तो आर ए सबसे ज्यादा किस में होगा? वांडरवाल त्रिज्या में, फिर धात्विक त्रिज्या में, फिर सहसंयोजक त्रिज्या में। अब बात करते हैं आयनिक त्रिज्या की। क्या होता है? कोई एटम यदि आपको आइसोलेटेड स्थिति में यानी न्यूट्रल स्थिति में उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो उसको अपन नॉर्मल अभी 3 मेथड से निकाल सकते हो कि वांडरवाल का है या धात्विक का है या फिर सहसंयोजक का है। अब बात करेंगे यदि किसी के ऊपर, एटम के ऊपर चार्ज आ गया तो उसकी आयनिक रेडियस कैसे इफेक्ट होगी। तो देखो, चार्ज आने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आयनिक रेडियस कम होती है, नेगेटिव चार्ज आएगा तो आयनिक रेडियस बढ़ जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। पॉजिटिव चार्ज आने से त्रिज्या कम होती है, जबकि नेगेटिव चार्ज आने से त्रिज्या बढ़ती है। देखो, ये रहा, नेगेटिव चार्ज आने से त्रिज्या बढ़ती है, पॉजिटिव चार्ज आने से त्रिज्या कम होती है। शॉर्ट समरी में आप यहां लिख सकते हो, शॉर्ट
समरी, शॉर्ट समरी में क्या लिखो, पॉजिटिव आवेश त्रिज्या कम, त्रिज्या कम, नेगेटिव आवेश त्रिज्या अधिक, ये आप लिख सकते हो। पॉजिटिव आवेश आने से त्रिज्या कम हो जाती है, जबकि नेगेटिव आवेश आने से त्रिज्या बढ़ जाती है। तो देखो धनायन की त्रिज्या धनायन पे आवेश की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी धनायन पे आवेश बढ़ाओगे आप तो त्रिज्या कम हो जाएगी। धनायन पे आवेश बढ़ाने से त्रिज्या कम होती है, जबकि ऋणायन पे आवेश बढ़ाने से त्रिज्या बढ़ती है। दोनों इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इन दोनों से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। देखो सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, फिर ये भी इंपॉर्टेंट है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में वही सेम बात, नेगेटिव चार्ज की ज्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज की कम होगी। जेड इफेक्टिव बढ़ाने से परमाणु त्रिज्या कम होती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या कम होगी। लेंथेनाइड संकुचन की वजह से परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है, क्योंकि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, आकर्षण ज्यादा होने की वजह से परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब आज बात करेंगे हम आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। देखो भाई, आयनन आयनन विभव विभव या आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा या फिर आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। इंग्लिश में आपको देखो शुरू में आयनन विभव को क्या बोलते हैं सर, आयनन विभव को बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल। फिर सर आयनन ऊर्जा को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनन एंथैल्पी को क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी आ गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी आ गया। और इनका यदि शॉर्टकट नाम आपको कोई पूछ लिया जाए तो सर इनको बोलते हैं या तो आईपी बोलेंगे या आईई बोलेंगे, कोई भी नाम आ सकता है, आईपी या फिर आईई, आईपी या फिर आईई। देखो भाई ये आपको इतने नाम याद रखने, ये तीन नाम एक ही होते हैं। आयनन विभव बोल दिया जाए, आयनन ऊर्जा बोल दिया जाए, आयनन एंथैल्पी बोल दिया जाए, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी या एंथैल्पी, आईपी आईई, ये सब एक ही नाम है। अब देखो इसके बारे में थोड़े से अपने पहले इनको समझते हैं क्या चीज होती है। देखो ये क्या है सर, ये है नाभिक, और नाभिक के अंदर क्या होता है, नाभिक के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज। नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं सर, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन को, नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। इस इलेक्ट्रॉन को जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, को इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को बोलते हैं आयनन ऊर्जा। अब आप खुद बताओ मेरे को, यदि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यदि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है यानी जेड ज्यादा है, यानी जेड ज्यादा है, जेड ज्यादा है तो आकर्षण बल ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन एंड जेड यानी नाभिक के बीच, इलेक्ट्रॉन एंड नाभिक के बीच, नाभिक के बीच बीच आकर्षण ज्यादा होगा। बिल्कुल सर, नाभिक के बीच आकर्षण ज्यादा होगा। आकर्षण ज्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, निकालने के लिए एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ऐसे याद रखना आपको। तो देखो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है भाई, आयनन ऊर्जा कहलाती है। आयनन ऊर्जा का मान किस पे डिपेंड करेगा, एक तो सर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन पे। यदि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो नाभिक के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा आप एक बार लिखते हैं, ये यही लिख लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे निकालने के लिए दी गई ऊर्जा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। प्रोटॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा, यानी ऊर्जा वैल्यू देनी पड़ेगी। ऊर्जा जब भी देनी पड़ती है तो कैसा प्रोसेस होता है, ऊष्माशोषी प्रोसेस होता है, ऊष्माशोषी यानी पॉजिटिव होता है। जब भी ऊर्जा निकालने के लिए आप दोगे तो क्या होगा, ऊर्जा देने का मतलब हीट दे रहे हो तो डेल्टा एच पॉजिटिव,
तो ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है। एक बात ये, दूसरी बात पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो जेड की वैल्यू ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण ज्यादा होगा। देखो थोड़ा सा इसको और बढ़िया लिख लेते हैं अपन, के बीच आकर्षण ज्यादा है। क्या ज्यादा है? आकर्षण। आकर्षण ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। बस यही चीज आपको लिखनी है। अब देखते हैं, लिखते हैं इसको, लिखो यहां से। किसी उदासीन उदासीन विलगित विलगित गैस या परमाणु। अब देखो सर, विलगित क्या होती है? विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड। विलगित, विलगित मतलब अकेला, अकेला एटम, अकेला परमाणु, अकेला परमाणु जो किसी दूसरे परमाणु से, जो किसी दूसरे परमाणु से परमाणु के संपर्क में ना हो, संपर्क में ना हो, यानी अकेला एटम हो। क्या अकेला एटम हो उसको क्या बोलते हैं? विलगित बोलते हैं या आइसोलेटेड बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड बोलते हैं। तो देखो किसी विलगित गैस या परमाणु के बाह्यतम बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं भाई? आयनन ऊर्जा कहते हैं। दी जाने वाली ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? आयनन ऊर्जा कहलाती है। दूसरी बात, आयनन ऊर्जा कैसा प्रक्रम है? सर आयनन ऊर्जा ऊष्माशोषी प्रक्रम है। आयनन ऊर्जा ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है। ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है। ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है। ठीक है। अब दूसरी बात देखो, यदि आप कोई भी एक एटम है ए, इस ए एटम से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो ऑब्वियस सी बात है इस पे क्या चार्ज आएगा? प्लस चार्ज, प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। पहले ये क्या है? अकेला एटम, इसमें कोई आवेश नहीं है, तो ये क्या कौन सा हो गया सर? उदासीन एटम हो गया। कौन सा हो गया? उदासीन। इस उदासीन एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो दी गई ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 1। अब देखो, अब दूसरा एटम, अब उस पे क्या है? चार्ज है। अब इस एटम से यदि आपको ऊर्जा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है एक चार्ज और बढ़ जाएगा। भाई देखो एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, इसमें ए प्लस था, अब एक इलेक्ट्रॉन और कमी आ रही है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? माइनस। तो इस पे भी इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब उस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो एक पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। एक पहले था, एक और बढ़ गया। अब इसको बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। फिर इसी प्रकार देखो A+2, यहां से एक इलेक्ट्रॉन और निकालो, A+3+3 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी 3। जैसे जैसे आप आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे, वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाएगा। तो लिखो भाई इसको, किसी किसी परमाणु की तीन क्रमागत आयनन ऊर्जाओं में, किसी परमाणु की तीन क्रमागत आयनन ऊर्जाओं में तृतीय आयनन ऊर्जा, जो ये देखो IE3, तृतीय आयनन ऊर्जा यानी IE3 आयनन ऊर्जा यानी IE3 का मान सर्वाधिक होता है, का मान सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। समझ में आई बात? IE3 का मान सबसे ज्यादा होता है आपका। किसका मान ज्यादा होता है? IE3 का मान सबसे अधिक होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं भाई? आयनन एंथैल्पी भी बोलेंगे, आयनन विभव भी बोलेंगे। आगे बात समझ में क्या? तो आपको बोल दिया जाए ऐसे, तो आपको एक ऑर्डर निकालना हो, ऑर्डर निकालना हो तो आप बोलोगे सर IE3 सबसे ज्यादा, फिर IE2, फिर IE1, ऐसे ऑर्डर आएगा। IE2, फिर IE1, फिर IE1। अब देखो ये कौन सा प्रक्रम होता है? ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी प्रक्रम का मतलब होता है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का क्या मीनिंग होता है भाई? ऊष्माशोषी का मीनिंग होता है सर डेल्टा H बराबर पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? डेल्टा H पॉजिटिव होना चाहिए।
ठीक है। इसके अलावा इसकी इकाई क्या होती है भाई, तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर परमाणु, यानी ईवी पर एटम, ईवी पर एटम भी आप देखते होंगे ऐसी इकाई, या फिर या किलो जूल पर मोल, या किलो जूल पर मोल, यानी किलो जूल पर मोल में मापा जाता है, या फिर किलो कैलोरी, किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल में मापा जाता है, में मापा जाता है। किस किस में मापा जाता है, तो आपको समझ में आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल, या किलो कैलोरी पर मोल में मापा जाता है। अब देखो भाई, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, अगली हेडिंग लिखो, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। देखो भाई, आयनिक ऊर्जा को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, सबसे पहले जेड इफेक्टिव, यानी प्रभावी न्यूक्लियर आवेश, या फिर परमाणु का आकार, एक ही बात है, कोई भी लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव लिखते हैं, जेड इफेक्टिव। अब मेरे को आप खुद ही बताओ, देखो आयनन ऊर्जा क्या होती है सर, इस ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी गई ऊर्जा ही आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब देखो, यदि जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो यानी जेड इफेक्टिव ज्यादा होने का मतलब क्या है, परमाणु में, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यानी प्रोटॉन की संख्या बोल दो, या फिर पॉजिटिव चार्ज, या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। देखो भाई, नाभिक में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो पॉजिटिव व नेगेटिव, पॉजिटिव व इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण ज्यादा होगा सर, बिल्कुल आकर्षण ज्यादा होगा, आकर्षण ज्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। क्या बात मैं सही बोल रहा हूं क्या, यदि आपका जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण ज्यादा होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ये आपके समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा एक इसको सही तरीके से लिख देता हूं। लिखो भाई यहाँ पे सही तरीके से, जेड इफेक्टिव ज्यादा, इसका मतलब नाभिक में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज अधिक, पॉजिटिव चार्ज अधिक, तो पॉजिटिव आवेश व इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण ज्यादा, आकर्षण ज्यादा, तो इससे क्या होगा, आकर्षण ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा आगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी जेड इफेक्टिव पर डिपेंड करती है। कैसे करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। अब जेड इफेक्टिव किसके प्रोपोर्शनल होता है सर, जेड इफेक्टिव बढ़ता है यदि धनात्मक आवेश ज्यादा होगा, धनात्मक आवेश ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, ये मैंने करवा रखा है। और यदि ऋणात्मक आवेश ज्यादा होगा, यदि ऋणात्मक आवेश ज्यादा होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा भाई, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। देखो भाई, तो ये आपको ऑर्डर पता होने चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा, धनात्मक आवेश ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ऋणात्मक आवेश ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा। एक नंबर चीज। आगे देखो भाई, 2 नंबर, यही लिखते हैं 2 नंबर सीधा, 2 लिखते हैं परमाणु आकार, परमाणु आकार, एटॉमिक रेडियस। अब आप खुद बताओ मेरे को, एक तो ऐसा एटम है बिल्कुल इसके पास में पॉजिटिव चार्ज, एक ऐसा एटम है जिसके बहुत ज्यादा दूर है पॉजिटिव चार्ज, यानी ये इसमें क्या होगा, एन की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब मेरे को खुद ही बताओ आप कि इनके बीच में आकर्षण बल किसके बीच में ज्यादा होगी, यहाँ दूरी ज्यादा है, यहाँ दूरी कम है, तो लिखो भाई पॉजिटिव चार्ज यानी नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी कम, नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी कम है भाई, बीच दूरी कम हो गई तो आकर्षण बल ज्यादा होगा। आपको भी पता है कि एक तो आप खुद ही ऐसे सोचो, एक तो कोई बंदा आपके पास में आए,
एक आपसे 10 किलोमीटर दूर हो, आप में आकर्षण किस में ज्यादा होगा? जो पास में होगा। तो इसका मतलब इसमें आकर्षण ज्यादा है, आकर्षण ज्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। यानी आकर्षण ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। इसी प्रकार यहां लिखो आप, नाभिक व इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी अधिक। अब दूरी अधिक होगी तो आकर्षण क्या होगा? कम होगा। आकर्षण कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। तो सीधे सीधे शब्दों में आप लिखो तो ऐसे लिखो, परमाणु क्रमांक, ऐसे लिखो, परमाणु क्रमांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। परमाणु क्रमांक किसके हो गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। परमाणु क्रमांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इससे क्या पता चलता है? इससे सर एक बात पता चलती है हमें, यहां लिखो आप ये वाली, कि वर्ग में क्या चलते हैं? वर्ग में नीचे जाने पर, वर्ग में नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है। अतः अतः आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान मान कम होगा, कम होगा। देखो भाई ऑर्डर, आप नीचे जाओगे वर्ग में, देखो, लीना की रब से फरियाद, ऐसे। तो आपको सीजीएम तक मान लो ऑर्डर पूछा हुआ है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्रम, तो मुझे पता है नीचे जाने पे क्या होगा? आकार बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। यानी लिथियम की सबसे ज्यादा होगी, फिर सोडियम की, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजीएम, ऐसे। ये आपको पूछ सकता है, वर्ग में नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान कम होता है। इंपॉर्टेंट अभी ये चीजें, ठीक है। परमाणु आकार आ गया। फिर 3 नंबर पे, अच्छा, जेड डिफेक्टिव में आप कौन से एग्जांपल लिख सकते हो? सर ये लिख सकते हो आवर्त में, क्या लिख सकते हो भाई? आवर्त में ये लिख सकते हो आप यहाँ पे, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अतः अतः आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। तो देखो कर्म क्या होगा? कर्म, कर्म पूछ लिया जाए आपको तो आवर्त में क्या होगा? जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज्यादा क्या होगा? देखो, लिथियम, फिर बोरोन, बेरिलियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन। थोड़ा सा अपवाद है, उस अपवाद को आगे करेंगे। कौन कौन से अपवाद है भाई? एक तो ये अपवाद है और एक ये अपवाद है, लिख लो आप, यदि किसी की याद नहीं रह रहा हो तो ये अपवाद है। ये अपवाद हम आगे समझाएंगे आपको कैसे आया। देखो, सबसे पहले आप आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। वर्ग में नीचे से ऊपर से नीचे जाओगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। तो इनको एक साथ समराइज करो। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, वर्ग में नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। ठीक है। 3 नंबर, अब देखो भाई, यहां तक आ गया? बिल्कुल सर। 3 नंबर, 3 नंबर यहां लिखते हैं। 3 नंबर क्या होगा? उपकोष की भेदन क्षमता, उपकोषों की भेदन क्षमता, उपकोषों की भेदन क्षमता। अब देखो, उपकोषों की भेदन क्षमता क्या होती है? सर इनका ऑर्डर होता है, क्रम क्या होता है? उपकोष की भेदन क्षमता एस की ज्यादा होती है, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की भेदन क्षमता ज्यादा होगी। जैसी भेदन क्षमता होगी वैसे ही आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान होगा। क्यों होगा? क्योंकि एस की भेदन क्षमता ज्यादा है, इसका मतलब एस का नाभिक के प्रति आकर्षण ज्यादा है, एस का नाभिक के प्रति आकर्षण ज्यादा है। भेदन क्षमता मतलब एस का नाभिक के प्रति आकर्षण ज्यादा है, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी का भी क्रम यही आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी का क्रम भी यही आएगा, एस पी डी एफ। ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए। एफ की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। अब देखो एग्जांपल, एग्जाम्पल आ गया, बेरिलियम और बोरोन। देखो इसका होता है 1s2 2s2, इसका आता है 1s2 2s2 2p1। अब आप खुद ही बताओ, इस ये s उपकोष में इलेक्ट्रॉन है, इसके p उपकोष में इलेक्ट्रॉन है, p उपकोष में इलेक्ट्रॉन है, में इलेक्ट्रॉन, तो भेदन क्षमता किसकी ज्यादा है? इसकी भेदन क्षमता ज्यादा है। भेदन क्षमता ज्यादा होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा है। इसकी भेदन क्षमता इसके कंपैरिजन में कम है, भेदन क्षमता कम है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम आएगी। तो जो क्रम आएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा आनी चाहिए? बेरिलियम की ज्यादा आनी चाहिए बोरोन से। एक तो ये ऑर्डर आ गया।
कि बेरिलियम की ज्यादा क्यों आती है बोरोन से, क्योंकि इसमें भेदन क्षमता ज्यादा होती है। दूसरा होता है, एक आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। हाफ फील्ड वालों की भी ज्यादा होती है और जो फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है उनकी भी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। ठीक है, ये हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, यानी एक बार आप जिसको इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको बोलोगे आप आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। यही बात मैंने यहाँ पे बोली है, देखो ये रही आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। जब इलेक्ट्रॉन 2 निकाल रहे हो इसको बोलोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो इसको बोलोगे आप आयनाइजेशन एंथैल्पी 3। आगे बात समझ में? अब आगे देखो कितने नंबर हो गए, 4 नंबर। देखो 4 नंबर, अर्धपूरित एंड पूर्णपूरित, अर्धपूरित व पूर्णपूरित, अर्धपूरित व पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अर्धपूरित व पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो भी आपको भी पता है कि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड, इसको बोलते हैं हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड। ये आपको पता है, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड होगा तो ये स्थायी होते हैं, तो इनका जो विन्यास होगा वो स्थायी विन्यास होगा। स्थायी विन्यास होने की वजह से इनकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होती है। क्या वो ज्यादा होती है भाई? इनकी आयनन ऊर्जा यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। अर्धपूरित एंड पूर्णपूरित आपको कहीं भी दिख जाए तो वो जो पास वाला है ना उससे ज्यादा इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी, पास वाले से ज्यादा हो जाएगी। कैसे सर? जैसे नाइट्रोजन की ज्यादा है, एग्जांपल देखो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखो नाइट्रोजन हो गया 1s2 2s2 2p3, इसका हो गया 1s2 2s2 2p4। तो आना तो किसका ज्यादा चाहिए? ऑक्सीजन का ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि आवर्त में आना क्या चाहिए? नॉर्मल। नॉर्मल किसका आना चाहिए? ऑक्सीजन का ज्यादा आना चाहिए, कि ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन क्या होगा भाई? लेकिन नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड होने की वजह से, हाफ फील्ड की वजह से। ठीक है, अब देखो ये हाफ फील्ड है, अर्धपूरित व्यास, अर्ध अर्धपूरित व्यास है, ये अर्धपूरी विन्यास है। तो इसकी वजह से इसकी क्या होगी? ये स्टेबल है, स्थायी है। स्थायी होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी भाई? आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। तो आपको क्रम पूछ लिया जाए इसमें, तो क्रम आप बताओगे नाइट्रोजन की ज्यादा होती है किससे? ऑक्सीजन से। नाइट्रोजन की ज्यादा होती है किससे? ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जिसकी भी हाफ फील्ड या पूर्ण फील्ड है वो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होगी। अब देखो इस वजह से क्या होता है, जो आवर्त का क्रम देखो, आवर्त में आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्रम। अब देखो भाई क्रम क्या है? लिथियम, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियोन। अब देखो इसमें रीजन मैं बताता हूं आपको, इसका क्या रीजन है। आप या तो फुल्ली फील्ड लिख सकते हो, पूर्ण पूरित व्यास विन्यास, या इसका दूसरा रीजन क्या है सर? इसका दूसरा रीजन है भेदन क्षमता, भेदन क्षमता, जिसकी वजह से क्या होगा? बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी अधिक होती है। इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें सर क्या है? इसका सर अर्धपूरित विन्यास रीजन है। क्या विन्यास, क्या रीजन है? अर्धपूरित विन्यास रीजन है। इसकी वजह से क्या होता है सर? इसकी वजह से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ये लो बे ऑर्डर, ये अपना ऑर्डर है। तो हमेशा आपको ये ऑर्डर ध्यान में रखना है। ऐसे ही आपको थर्ड पीरियड का करना है, ऐसे फोर्थ वाले आवर्त का करना है, ऐसे फिफ्थ आवर्त का करना है। यानी आपको सेम ऑर्डर ध्यान में रखना है, सिर्फ इतना चेंज करना है कि नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से और बेरिलियम के ज्यादा होता है बोरोन से। आगे बात समझ में? तो ये आपको मैं एक अलग से लगा देता हूँ इसमें, ताकि आपका दिमाग जाए। तो ये इस ऑर्डर में आपका दिमाग जाना चाहिए, बस यही आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 का ऑर्डर आ जाए तो आप कैसे निकालोगे भी? आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, जैसे नाइट्रोजन क्वेश्चन आ जाए, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन में आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 किसकी किसकी अधिक होगी? ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे? तो देखो भाई सॉल्यूशन,
नाइट्रोजन क्या होता है सर 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन क्या होता है सर 1s2 2s2 2p4। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालो। सर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा सर, 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा। अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। अब देखो एक नंबर यदि आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ये सर हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, तो किसकी ज्यादा होनी चाहिए, नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 में देखो सर ये हाफ फील्ड हो गया। अब क्या कौन सा हो गया सर, नीचे वाला हाफ फील्ड हो गया। तो आपको ये पूछ लिया जाए कि कर्म, तो आप बोलोगे सर आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट तो किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की। किससे, ऑक्सीजन से। फर्स्ट किसके, ऑक्सीजन से। और वह एंड टू में बात किया जाए आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टू किसकी ज्यादा है सर, ऑक्सीजन की ज्यादा है। किससे, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टू किससे, नाइट्रोजन से। इसका रीजन क्या है सर, इसका रीजन है हाफ फील्ड। और यहां पे भी क्या रीजन है, दू एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हाफ फील्ड। तो देखो उल्टा हो गया ना, देखो उल्टा हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन ज्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है। यहाँ दो की बात चल रही है, यहाँ एक की बात चल रही है। समझ रहे हैं बात। यदि पहला इलेक्ट्रॉन हो तो सीधा सीधा आपको विन्यास देखना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हो तो आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद का विन्यास देखना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद का विन्यास देखना है। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। एक क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन देखो, निम्न को सुमेलित कीजिए, निम्न को सुमेलित कीजिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। ए बी सी और डी। ए में आ गया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बोरोन। फिर आ गया आगे आयनाइजेशन पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस। पी में आ गया आपका 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर आ गया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर आ गया 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सुमेलित करना है आपको। देखो आपको ये पता है कि कार्बन, इनको एक बार अरेंज किया करो आप। सबसे पहले क्या आएगा, बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब इनमें ही लोचा है, इनमें क्या लोचा है, इनमें हमें पता है कि इसका हाफ फील्ड होने की वजह से नाइट्रोजन ज्यादा होगा। तो सर आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या आना चाहिए, नाइट्रोजन का ज्यादा, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरोन का। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का आना चाहिए, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का आना चाहिए, यानी यही सबसे ज्यादा है 15। 15 के बाद में ऑक्सीजन आना चाहिए 13 पे, तो सर ये वाले 13 पे ये आना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, कार्बन आना चाहिए, बिल्कुल सर ये लो कार्बन। और फिर क्या आना चाहिए, बोरोन सबसे कम आना चाहिए। तो देखो ऑर्डर के हिसाब से नाइट्रोजन कितना आना चाहिए 15, ऑक्सीजन कितना आना चाहिए 13, फिर कार्बन 12 और बोरोन 11। ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब आगे देखो आयनन ऊर्जा के अनुप्रयोग लिखो भाई, आयनन ऊर्जा के अनुप्रयोग, आयनन ऊर्जा के अनुप्रयोग, ऊर्जा के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी भी एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन, सबसे पहली एप्लीकेशन अपचायक सामर्थ्य, रिड्यूसिंग नेचर। अपचायक सामर्थ्य, रिड्यूसिंग नेचर। अब आप मेरे को खुद ही बताओ कि यदि किसी में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है, इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन नेचर ज्यादा हो रहा है। देखो ए है, ए से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकला तो ये ए प्लस में चला गया, यानी खुद का क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है। खुद का ऑक्सीडेशन करा रहा है तो अगले को क्या कराएगा, अगले का सर कराएगा रिडक्शन। अगले का रिडक्शन कराएगा तो इसको क्या बोलते हैं, कि इसका मतलब इसकी रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा होगी। तो ये कहने का मतलब है जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा उसकी अपचायक सामर्थ्य अधिक होगी। तो लिख लो भाई, अपचायक सामर्थ्य, सामर्थ्य इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। कहने का मतलब है जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी उसका अपचायक सामर्थ्य अधिक होगा। एग्जांपल देखो भाई, एलिना, ऐसे ग्रुप में देखो, लीना की रब से फरियाद। अब देखो इसकी अपचायक सामर्थ्य का क्रम पूछ सकता है आपको। नीचे जाने पे क्या होगा भाई,
नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगी, कमी होगी। तो अपचायिक सामर्थ्य क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एक अपवाद है, इसके अलावा बाकी सब सही है। अपवाद क्या है, लिथियम सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद नीचे जाने पे बढ़ेगा, यानी सीजियम ज्यादा होगी, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर Na। ये आपको ध्यान में रखना है कि लिथियम लिथियम प्रबलतम अपचायक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका छोटा साइज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज कर देता है, इसकी वजह से प्रबलतम अपचायक है। ये एक अपवाद है, आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि लिथियम सबसे ज्यादा प्रबलतम अपचायक होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एक इसका साइज छोटा होता है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर देता है। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, लिथियम प्रबलतम अपचायक है। अपने अकॉर्डिंग ये होता है कि जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी वो प्रबलतम अपचायक होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम इसी के है, सबसे कम है, इसकी सबसे कम है देखो, लेकिन फिर भी लिथियम पहले आ रहा है। आगे देखो भाई, 2 नंबर, 2 नंबर क्या आएगा, धात्विक प्रकृति, मेटेलिक नेचर। धातु का मतलब क्या होता है, एक आप मेरे को खुद ही बताओ। धातु का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को, धातु मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ही धातु होती है। अब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन त्याग कर रहा है, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। इलेक्ट्रॉन त्याग करना, यदि यदि इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग होंगे, आसानी से त्याग करेंगे, तो धातु अधिक होगी। इसका मतलब धात्विक नेचर अधिक होगा उसका, इसका मतलब धात्विक गुण अधिक है, तो धात्विक गुण अधिक होगा। और दूसरी बात, यदि इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर रहे हो, इसका मतलब आप आयनाइजेशन एंथैल्पी कम दे रहे हो। तो इससे क्या पता चला सर, इससे ये पता चला कि धात्विक प्रकृति आयनाइजेशन एंथैल्पी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आई बात समझ में, क्या आई बात समझ में। देखो दो चीज, यहां से इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, यदि इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग होगा तो धात्विक गुण ज्यादा होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग होगा, इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होगी। ये बात समझ में आ रही है क्या आपके। तो इसका ऑर्डर क्या होगा भाई, आवर्त में देखो, आवर्त में आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी तो धात्विक गुण कम होगा, धात्विक गुण कम होगा। और वर्ग में आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, तो इसका मतलब धात्विक गुण अधिक होगा। ये आपको क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखो ऑर्डर देखो, धात्विक गुण का क्रम, धात्विक गुण का क्रम। अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी के जस्ट अपोजिट होगा, नीचे जाने पे क्या होगा, धात्विक गुण अधिक होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, यानी नीचे जाने पे धात्विक गुण बढ़ते जाएंगे। लिथियम का, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सबसे ज्यादा धात्विक, सबसे ज्यादा धात्विक गुण आएगा इसमें, धात्विक गुण सबसे ज्यादा आएगा इसमें, सबसे ज्यादा आएगा। इसी प्रकार आवर्त में बात करेंगे तो धात्विक गुण कम होता जाएगा। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया। हाँ भाई, इसके अलावा देखो धात्विक हो गया, फिर अधात्विक प्रकृति, अगला टॉपिक अपना आ गया, अगला अनुप्रयोग आ गया अधात्विक प्रकृति। इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, अधात्विक प्रकृति में जस्ट उल्टा हो जाएगा भाई। क्या होती है अधात्विक प्रकृति, आयनाइजेशन एंथैल्पी के प्रोपोर्शनल होगा। अधात्विक गुण इज प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, इज प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे हमने धात्विक गुण देखा था, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा अधात्विक गुण में। आगे देखो भाई 4 नंबर पे, आगे देखो 4 नंबर पे ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व है, ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व, ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व। देखो भाई इसमें दो चीज पढ़नी है आपको, दो चीज पढ़नी है। देखो दो चीज कौन कौन सी है, एक फर्स्ट, सेकंड। फर्स्ट पे क्या पढ़नी है, यदि आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 नंबर माइनस आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 नंबर, यानी 2 नंबर एंथैल्पी, दो क्रमागत आयनन विभव का अंतर, ऐसे बोल सकते हैं, दो क्रमागत आयनन विभव का अंतर यदि 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो या बराबर हो,
एक केस हो सकता है यदि आयनाइजेशन एंथैल्पी, दो क्रमागत आयनाइजेशन एंथैल्पी का अंतर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो क्या कंडीशन है दोनों के लिए अलग अलग। सर यदि 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है तो इसका मतलब ये है कि निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक स्थायी होगी, अधिक स्थायी। और यदि दो ऑक्सीडेशन के बीच का अंतर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इसका मतलब उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट, उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक स्थायी, अधिक स्थायी। क्या बात समझ में आई क्या। यदि आपके दो क्रमागत आयनन विभव का अंतर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है तो निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक स्थायी होगी। यदि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इसका मतलब उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक स्थायी होगी। आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो IE1 क्या होता है भाई, ये IE1 माइनस IE2, ये लिख सकते हो आप IE2 माइनस IE1। इसका मीनिंग क्या है सर, इसका मीनिंग होती है दो क्रमागत आयनन विभव का अंतर, विभव का अंतर। अब देखो एग्जांपल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जांपल, Na से आपको दे दिया जाए Na प्लस, फिर दूसरा दे दिया जाए Na प्लस से Na+2, ठीक है। इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप दे दिया जाए आपको 42.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप क्या बोलोगे सर, बोलेंगे IE2 माइनस IE1 का जो एनर्जी गैप है वो 42.7 है, बराबर 42.7, अर्थात ये किससे ज्यादा है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। तो निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट, निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। अतः क्या बोलेंगे हम, Na+ अधिक स्थायी है, Na+ अधिक स्थायी है। एक ऐसे एग्जांपल और आ सकता है, एल्यूमिनियम प्लस से एल्यूमिनियम+2, एल्यूमिनियम+2 से एल्यूमिनियम+3, और इनके बीच का आपको एनर्जी गैप दे दिया जाए 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप क्या करोगे सर, हम ये लिखेंगे, देखो IE2 माइनस IE1, IE2 माइनस IE1, ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, क्योंकि ये किसके बराबर है, ये लिख लिया करो आप, ये बराबर है सर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये किससे कम है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो इसका मतलब क्या है, उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल, ज्यादा स्टेबल। इसका मतलब क्या होगा सर, एल्यूमिनियम+3 अधिक स्थायी, अधिक स्थायी, एल्यूमिनियम+3 अधिक स्थायी। अब देखो इनमें से कैसे अच्छा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन, क्वेश्चन लिखो भाई। क्वेश्चन है, तत्व की आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, IE2 व IE3 क्रमशः 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तब तत्व की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होगी, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होगी, अवस्था होगी। ए ऑप्शन +1 +2 +3 +4। देखो भाई सॉल्यूशन, अब देखो IE1 IE2 ऐसे लिख लिया करो, IE3 क्या है भाई, इसके बराबर 10, 15 और 45। इसका डिफरेंस कितना है सर, 5, इसका डिफरेंस कितना है 30। देखो IE2 माइनस IE1 बराबर 5, ये किससे कम है, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। इसका मतलब दूसरे वाले की उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल, उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल। अब देखो IE2 और IE1, IE1 का मतलब +1 होगा, IE2 का मतलब +2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी तो +2 ज्यादा स्टेबल होगी, +2 ज्यादा स्टेबल होगी। अब देखो IE2, तो IE3 माइनस IE2 किसके बराबर है, 30 के बराबर। तो ये 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, बिल्कुल सर ज्यादा है। तो इसका मतलब निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल, निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल। समझो आप बात को, यहां देखो, यहाँ क्या है, IE2 माइनस IE1 5 है, यानी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। इसका मतलब वहां पे उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। यहां देखो
यहाँ सर IE3 माइनस IE2 30 के बराबर है, यानी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है। जब भी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो जाए तो निम्न ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। अब इन दोनों में निम्न क्या होगी सर, 3 IE3 का मतलब होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, IE2 का मतलब होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दोनों में निम्न कौन सी है सर, +2 ज्यादा स्टेबल होगी। अब देखो दोनों में कौन सी ज्यादा स्टेबल है, +2, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। देखो भाई लोगों की हवा भी नहीं लगेगी, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, लोगों की हवा भी नहीं लगेगी। यदि ये आपके समझ में आ रहा है इसका मतलब ये आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। बच्चों के हवा भी नहीं लगेगी, यदि कोई बच्चा वास्तव में रट रखे है तो इसके ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगी उसको पता ही नहीं चलेगा। और यदि आपने समझ रखा है तो गारंटेड आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। गारंटेड क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। एक चीज और देखो, क्या हो गया, कितने हो गए, 4। अब 5 नंबर देखो भाई, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर क्या देखेंगे, हाइड्रोक्साइड की प्रकृति। हाइड्रोक्साइड की प्रकृति, की प्रकृति। अब एक ये आपको ध्यान में रखना है कि यदि किसी के आयनाइजेशन एनर्जी कम है, आयनन ऊर्जा कम है, आयनन ऊर्जा कम है, तो वो कौन सा बनाएगा सर, वो बनाएगा क्षारीय धातु ऑक्साइड, क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्यों बनाएगा सर, हमें भी पता है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा इसका मतलब वो मेटल हुआ होगा, उसके अंदर क्या है, धातु होगी। धातु के लिए क्या होता है, धातु के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। अब जिसके लिए आयनन ऊर्जा अधिक हो, जिसके लिए आयनन ऊर्जा अधिक हो, तो उसमें क्या होगा सर, वो बनाएगा अधातु, अधातु अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय हाइड्रोक्साइड। अब सर मुझे ये पता है कि अधातु के लिए क्या होती है, आयनन ऊर्जा अधिक होती है। अधातु के लिए क्या होती है, आयनन ऊर्जा अधिक होती है। जिसके लिए आयनन ऊर्जा अधिक हो उसका मतलब अधातु अम्लीय हाइड्रोक्साइड बनेगा। जिसके लिए आयनन ऊर्जा कम हो इसका मतलब वो क्षारीय धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। देखो भाई इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं अपन। क्वेश्चन देखो, द्वितीय व तृतीय, द्वितीय व तृतीय आयनन विभव, आयनन विभव में सबसे बड़ा अंतर, बड़ा अंतर किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है, किस इलेक्ट्रॉनिक, किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है, विन्यास से संबंधित है, किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। ए ऑप्शन देखो 1s2 2s2 2p6 3s1। बी ऑप्शन देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। सी ऑप्शन देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। डी ऑप्शन देखो 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखो इसको कैसे करोगे आप, अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो द्वितीय व तृतीय आयनन विभव में सबसे अधिक अंतर किसमें आएगा। मुझे ये पता है कि एक यदि ये क्या है, नाभिक है, नाभिक के पास में ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ऐसे ये एक n बराबर 3 बहुत बड़ा होगा, ऐसे सर n बराबर 3 है। अब मुझे ये पता है यदि कोस चेंज हो जाए, कोस यानी n बराबर 1 से n बराबर 2 या n बराबर 2 से n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन आ जाए या n बराबर 3 से n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो कोस में अंतर आ जाए, कोस में अंतर आ जाए तो मुझे पता है कि साइज में बहुत बड़ा अंतर आएगा। कोस में अंतर आ जाए तो क्या होगा, साइज यानी आकार में ज्यादा अंतर आएगा, आकार में बहुत बड़ा अंतर आएगा, आकार में बहुत बड़ा अंतर आएगा भी, बड़ा अंतर आएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी अंतर आएगा, में अंतर आएगा। सबसे बड़ा अंतर किसकी वजह से आता है, कोस की वजह से आता है। अब देखो ऐसा कौन सा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में कोस परिवर्तित हो रहा है सर, फर्स्ट ऑप्शन देखो 1s2 2s2 2p6 3s1। एक इलेक्ट्रॉन निकालो आप सर, ये हो गया 1s2 2s2 2p6। फिर एक और निकालो आप तो 1s2 2s2 2p5। क्या इन दोनों में कोई कोस में अंतर है क्या, नहीं है सर, तो IE2 और IE3 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बी ऑप्शन देखो सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p
5। तो आप तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया करो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे 3p4, फिर एक और निकालोगे तो 3p3, ये एज इट इज रहेगा। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं। क्या इनमें कोस में कोई अंतर है क्या? नहीं सर, दोनों के लिए n बराबर 3 है। यहाँ पे भी देखो n बराबर दोनों के लिए 2 है। सी ऑप्शन देखो क्या है, सी ऑप्शन 3s2 3p2, 3s2 3p2। देखो एक आप घटाओगे तो क्या आ जाएगा 3s2 3p1, फिर दूसरा हटाओगे आप IE2 तो 3s2। देखो यहाँ पे भी n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे भी n की वैल्यू 3 है। हाँ ये बात जरूर है, यहाँ s पे आ रहा है, यहाँ p पे आ रहा है, भेदन क्षमता अलग अलग हो रही है, भेदन क्षमता अलग अलग हो रही है, लेकिन n बराबर 3 ही आ रहा है। डी में देखो 2p6 3s2, आयनाइजेशन एंथैल्पी एक घटाओ तो 2p6 3s1 आ रहा है, दूसरी घटाओ आप तो ये आ जाएगा 2p6। देखो यहाँ n बराबर 3 है, यहाँ n बराबर 2 है, n की वैल्यू में चेंज हो रहा है, कोस में परिवर्तन आ रहा है, कोस में परिवर्तन। और जहां कोस में परिवर्तन आ जाएगा, देखो यहाँ n बराबर 3 है, यहाँ n बराबर 2 ही चला गया, यानी एक पूरा सेल गायब हो जाएगा। देखो एक में तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हो और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन हो, तो कौन नाभिक के पास में आएगा? सर n बराबर 2 नाभिक के पास में आएगा। जो n बराबर 2 नाभिक के पास में आएगा तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत अधिक होगी। कोस में परिवर्तन होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा, बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा, बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा, बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा। भाई किस में आएगा? डी ऑप्शन में आएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं भाई। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है इसको। देखो भाई शानदार क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ऐसे यदि आप कमेंट सेक्शन में मेरे को सही आंसर दोगे तो मुझे ऐसे लगेगा कि आपके सारी बातें समझ में आ रही है। एक तो आप ये बताओ, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रथम आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा का घटता हुआ क्रम है, घटता हुआ क्रम है। ए ऑप्शन SI एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सोडियम, बी ऑप्शन SI Mg एल्यूमिनियम Na, सी ऑप्शन एल्यूमिनियम सिलिकॉन MgNa, डी ऑप्शन Mg LiAl और Si। एक ऑप्शन ये, एक क्वेश्चन नंबर 2, आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर देना है। निम्न तत्वों में से, निम्न तत्वों में से सबसे अधिक, सबसे अधिक आयनन ऊर्जा रखता है, सबसे अधिक आयनन ऊर्जा रखता है, ऊर्जा रखता है। इनमें से आपको कौन सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा रखता है? तो देखो नियोन, नियोन 3s2 3p3, बी ऑप्शन नियोन 3s2 3p4, सी ऑप्शन नियोन 3s2 3p5, डी ऑप्शन नियोन 3d10 4s2 4p2। ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में देना मुझे, ताकि पता चलना चाहिए यदि ये आपके आंसर सही हो रहे हैं, इसका मतलब मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं वो आपके सारा समझ में आ रहा है। यदि आपके सारा समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आपके एक एक क्वेश्चन लग जाएगा, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, किसी का भी हो, सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन के आंसर आप मेरे को खुद देना कि सर इसका ये उसका, यदि आपके आंसर सही है इसका मतलब आपके सारी चीजें समझ में आ रही है। मिलते हैं एक नए सेशन में। अगला जो अपना सेशन होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसके बारे में बात करेंगे, बड़ी डिटेल में बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन पे अपना फोकस है, कोई भी क्वेश्चन अपने थ्योरी सेशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ ऐसे ही सोच से, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, RBSc बुक पढ़नी पड़े, NCERT बुक पढ़नी पड़े या कोई और बुक पढ़नी पड़े, ऐसा मैं सेशन तैयार कर रहा हूं, इससे बाहर कोई भी बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसलिए विश्वास बनाए रखिए। आप अपने नोट्सों का कंपैरिजन भी कर सकते हो, किसी दूसरे टीचर से पढ़ रखा है तो आपको मिलेगा कि बेहतर से भी बेहतरीन मिलेगा आपको कंटेंट। ऐसा कंटेंट शायद ही कहीं मिल रहा है। इसलिए विश्वास के साथ, दृढ़ शक्ति के साथ, इच्छा शक्ति के साथ और समर्पित भाव में होकर तैयारी करो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।